नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण के निर्देशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनके दो भाग है। जैसे पहला है ब्लूम्स द्वारा दिया गया वर्गीकरण, जो हम लोग पिछले क्लास में बात किए, और आज हम लोग बात करेंगे गेगने और ब्रिक्स द्वारा दिया गया वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गेगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण और निर्देशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं गेगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बौद्धिक कौशल, यानी इंटेलेक्चुअल स्किल्स। यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, अपने आप का शिक्षण, स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। और तीसरा है मौखिक सूचना, ओरल इन्फॉर्मेशन। यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्या है, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। इसे का अंग्रेजी में कहते हैं मोटर स्किल। ठीक है, इसीलिए इसी को हम लोग इससे पहले जो हम लोग देखे थे, इसे मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र भी कहा गया था, जो साइकोमोटर डोमेन था उसमें। अब यहाँ पर आ रहा है कि संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मोटर स्किल। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, ये आता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मनोदृष्टि, जिसे कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है और कैसे? यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो मनोदृष्टि है वो किस प्रकार है, आपका जो आंतरिक और मानसिक स्थिति का व्यक्त करता है, यही एटीट्यूड है आपका। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक, यानी शिक्षण सूत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या है? शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के आधार पर समय समय पर अनुभवी शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है। सभी अपने अपने सूत्र देते हैं, जो भी शिक्षा शास्त्री है। ठीक है, इसमें आगे कह रहे हैं कि इन्हीं सूत्र के रूप में दिए गए अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहा गया है। ठीक है, जो अपना अनुभव के आधार पर जो भी रूप दिया है, जो भी सूत्र दिया है, उसे ही शिक्षण सूत्र कहते हैं। इनका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बन जाती है। वैज्ञानिक अगर कहा जाए तो यानी प्रयोग प्रधान, वो चीज़ प्रयोग होना चाहिए। इसीलिए इसमें अगर प्रभावशाली करना है उस शिक्षण को, तो आपको प्रयोग प्रधान बनाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सफल होंगे तभी आपके। शिक्षण के सूत्र को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्या क्या श्रेणी है, चलिए देखते हैं नीचे। सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी, साथ साथ ये मतलब काज में भी ये ज़्यादा लगते हैं। ये सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पाठ्य सामग्री को संगठित करते हैं एवं कक्षा अनुदेश के समय, ठीक है, कक्षा अनुदेश के समय शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताएं। शिक्षक को चाहिए कि वह सरल प्रत्यय विद्यार्थियों को पहले बताएं, जो चीज़ सरल है उसे सबसे पहले बताएं। यानी इसका कहा गया था कि वही अर्थ क्या था कि सरल से जटिल की ओर, मतलब आपका जो भी चीज़ आप जानते हैं, आपका सरल प्रत्यय को विद्यार्थियों के पहले बताया जाए, फिर क्रमानुसार जटिलतर प्रत्ययों को, आपका एक एक जो जटिल चीज़ है उनकी ओर क्रमागत रूप से आगे बढ़ेंगे, ताकि उनकी रुचि बने रहे। क्योंकि अगर आपके पास एक ही बार में अगर
कुछ कठिन, कुछ जटिल प्रत्यय को आपके सामने उपस्थित कर देंगे तो फिर आपको उसमें बोर होने आपका रुचि नहीं जमेंगे। तो इसीलिए आपके सामने सबसे पहले सरल चीज़ों का उपस्थित या प्रत्यय को उपस्थित करते हैं। और शिक्षक आसपास के उदाहरण से विषय को प्रारंभ कर सकता है। आपका जो इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइव एग्जाम्पल, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल को दिया जाता है ताकि आपका आसपास होने वाली घटनाओं, वस्तुओं, इन सारी चीज़ों से संबंधित आपके पास उदाहरण दिया जाता है ताकि वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहे, ज़्यादा समय तक आपके पास आपकी मेमोरी में रहे। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। दूसरा क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर का अर्थ है कि फ्रॉम नोन टू अननोन, आप जो जानते हैं उससे जो नहीं जानते उसकी ओर, यानी अज्ञात की ओर। ये क्या है? छात्रों को पहले वो बातें बतानी चाहिए। कौन सा बातें? जो जानते हैं, जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान, अगर जो चीज़ मान लीजिए कोई अगर विद्यार्थी सबसे पहले अगर उस विद्यार्थी की करे, कोई विद्यार्थी अगर एक नहीं जानता है तो उसको 100 पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है या 100 बता के। तो सबसे पहले उसे एक बताना है कि एक क्या है, ज़ीरो क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए जो जानता है पहले उस चीज़ को मतलब जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले क्या जानकारी उनके लिए आवश्यक है, इस विषय पर जानकारी होना आवश्यक है, पूर्व ज्ञान। फिर उसे आधार बनाकर उसका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। ठीक है, उसको आधार बनाकर नवीन विज्ञान करना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप में बता सकता है या कुछ उदाहरण देता है। इसीलिए जब भी पढ़ाया जाता है कुछ, अगर पहले के क्लास में जो भी पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाता है ताकि वो चीज़ उनको फिर से याद आ जाए, फिर नया क्लास में उसको शुरू करते हैं। तो इसीलिए रिवाइज करने का तात्पर्य वही रहता है कि पहले पूर्व ज्ञान को उनके साथ आज के वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ सके। ठीक है, यही ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। और अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त जो आपके पास मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ठीक है, कंक्रीट यानी कच्चा में, अगर कहा जाए तो कच्चा मटेरियल। ठीक है, तो ये मूर्त जो आप देख रहे हैं, हाथ को छू कर देख सकते हैं। ठीक है, आप स्पर्श कर सकते हो उस चीज़ों को, और उससे कौन सा चीज़ जो नहीं देख सकते, अमूर्त की ओर। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तत्वों के विषय में जानकारी देना चाहिए। यही वही बात हो रही कि सबसे पहले उन्हें मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तत्वों। इसमें एक होता है कि सूक्ष्म और स्थूल होता है। स्थूल यानी आप जो चीज़ देख सकते हैं, छू सकते हैं, आप उसे मतलब कुछ कर सकते हैं, आपके कुछ मैटेरियल है। और सूक्ष्म यानी सूक्ष्म आप उसको छू कर अनुभव नहीं कर सकते, ऐसा सूक्ष्म चीज़ें होती है, या बहुत ही क्षुद्र अगर सूक्ष्म कहा जाए तो, के विषय में जानकारी देना चाहिए। यानी उन सारी चीज़, जैसे अगर मैं कहूँ कि शब्द को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर मैं अगर बात करूँ कि ये कलम, तो कलम को आप छू करके देख सकते हैं। लेकिन कलम जो मैं बोल रहा हूँ, कलम जो लिख रहा हूँ, लिखने के बाद जो कलम जो शब्द है उसको आप छू कर नहीं देख सकते, उसको आप कान से सुन सकते हैं। लेकिन आप एक अगर कलम बोलें तो कलम का जो वस्तु है उस वस्तु को आप छू करके देख सकते हैं। तो यही होता है कि आप मूर्त से अमूर्त की ओर, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, कलम को देख पा रहे हैं, इसको छू भी सकते हैं। तो इस चीज़ को, कलम को समझाने के लिए, आपके पास एक कलम होना चाहिए। इस प्रकार से उसे मूर्त से अमूर्त की ओर ज्ञान ले जाता है। और प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना सरल होता है। और इसी प्रकार से किसी चार्ट के सहारे, किसी वस्तु के सहारे, किसी मटेरियल, इसीलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से इसको समझ सके और मतलब याद रख सके, मतलब अपनी चिंतन अपनी ज़्यादा समय तक मेमोरी में रख सके और अपनी डेली लाइफ में उसका उपयोग कर सकें। अब नेक्स्ट आते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, तो यह है, इसे कहते हैं फ्रॉम इनडिफिनाइट टू डिफिनाइट। शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है। ठीक है, शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, बिल्कुल ये सही बात है। शिक्षण अगर आप प्रारंभ में क्या होता है ना, कि उनका जो विचार है उसमें कोई स्पष्ट नहीं रहता, धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है।
शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है। पहले यही कहा जाता है कि हम लोग पिछले कक्षा में ये भी पढ़े थे कि करते करते अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। ठीक है, यानी करते करते बार बार अभ्यास करते करते परिपक्वता आपके अंदर आ जाती है, समा जाती है। ठीक है, आपके एक बार में कोई आप किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको बार बार अध्ययन करना होता है, पढ़ना होता है, अभ्यास करना होता है। शिक्षक का कार्य उनकी शंकाओं का निवारण करना होता है, और जो भी परेशानियाँ हुई, शंकाएँ हुई, संदेह हुआ, तो उन सारी शंकाओं का समाधान किस में कौन करता है? शिक्षक उनके सहायता करते हैं कि ऐसा करने से आपकी समस्याओं का निवारण होगा। ठीक है, अगली पॉइंट हम लोग देखेंगे, 5वां पॉइंट क्या कह रहे हैं कि विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। आपने कोई विशेष चीज़ जाना है, उससे आपको जनरल की ओर जाना है, यानी सामान्य। पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। कौन सा विशिष्ट उदाहरण? बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य दृष्टांत, जनरल प्रिंसिपल स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है। किसे? इसी चीज़ को। क्या कह रहे हैं? फिर से एक बार ध्यान से देखिए। पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, विशिष्ट। बाद में उन्हें उदाहरण के द्वारा, उदाहरण के दृष्टांत से या माध्यम से सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक या इंडक्टिव रीजनिंग भी कहा जाता है। यानी विशेष से सामान्य की ओर जो जाते हैं उसे आगमनात्मक इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और याद रखिएगा, सामान्य से अगर विशेष की ओर जाता है तो डिडक्टिव रीजनिंग हो जाता है, यानी आपका निगमनात्मक तर्क। इस चीज़ को ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, 5 के बाद 6ठा नंबर में क्या आ रहा है? 6 में आ रहा है कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ठीक है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो। पहले क्या पढ़ाया जाए? वह जो छात्र की योग्यता, उन्होंने जो उनकी जो योग्यता है और उनकी किस चीज़ में रुचि है, उनके अनुसार उसके अनुकूल हो, तो वही चीज़ उसको पढ़ाया जाए, ताकि उनके उसमें मन बैठ जाए। तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद क्या होगा? उस जो विषय सामग्री होगा, जो तार्किक उसके जो क्रम होगा, उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि उसके जो ज्ञान है उसको विकसित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस मतलब चीज़ों को वर्णन करना। ठीक है, विश्लेषण, एनालिसिस का मतलब हिंदी में अर्थ होता है विश्लेषण। इसका अर्थ है कि वर्णन करना, किसी भी चीज़ को विस्तार करना। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। संश्लेषण मतलब होता है कि संक्षिप्त करना। संश्लेषण मतलब जो विस्तार है उसको आप जितना कम कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं, संक्षिप्त कर सकते हैं संक्षेप में, तो उस चीज़ को संश्लेषण कहते हैं। यानी विश्लेषण का विपरीत संश्लेषण है। ठीक है, तो विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। दोनों अलग है, लेकिन दोनों का अलग अलग जगह पर व्यवहारिकता है और दोनों ही छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है। ठीक है, इसीलिए दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित और सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाता है, जैसे विश्लेषण कहा जाता है। फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। अब कह रहे हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम होल टू पार्ट्स। होल मतलब पूर्ण, अंश मतलब पार्ट्स। ठीक है, यानी पूर्ण से पार्ट्स, अंश की ओर, कुछ भाग, एक पूरा है, पूरा भाग से कुछ अंश भाग की ओर। तो इसमें क्या करें? गेस्टल्ट। गेस्टल्ट एक विद्वान है। गेस्टल्ट का या समष्टि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है। गेस्टल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिकों, ये गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है।
गेस्टल्ट या समष्टि वैज्ञानिक के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का होता है। पहले हम वृक्ष को देखते हैं और फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि होते हैं। ये हुआ कि हम एक ही बार में छोटे चीज़ को गौर नहीं करते हैं कि हाँ ये इनका पत्ता है, ये इनका डाली है। सबसे पहले हम देखते हैं उन पूर्ण चीज़ को। क्या है पूर्ण चीज़? पूर्ण चीज़ है पेड़, ठीक है। उसके बाद अगर अब देखा जाए तो अच्छा पेड़ के अंदर शाखाएं हैं, पेड़ में तना है, पेड़ में पत्ते हैं, पेड़ में फल है, पेड़ में फूल है इत्यादि कुछ भी देखें। तो यही चीज़ है कि कहने का भाव यह है कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए, ठीक है। यानी उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेड़ को उनके सामने रखा जाए, फिर उनके सामने एक एक करके सारे चीज़ों को सारे अलग अलग करके उन्हें बताया जाए। तो ठीक उसी तरह से जो बच्चे के लिए विषय वस्तु को पूर्ण रूप से उसके सामने रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में 8 के बाद 9 नंबर में क्या कह रहे हैं कि प्रकृति का अनुसरण यानी फॉलो टू नेचर। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए प्राकृतिक रूप से, ठीक है। ऐसा कोई मशीनरी टाइप का नहीं। बच्चे ये जो है ये विद्यार्थी को जो अगर हम कुछ शिक्षा दे रहे हैं, एक मशीन नहीं बना रहे हम, बल्कि उनके अंदर एक प्राकृतिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं। किस प्रकार से? जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। सबसे पहली बात है कि वातावरण में हो, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता हो। तो ये चीज़ होता है कि इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, ठीक है, यानी भाषा अर्जन और सीखना। तो अर्जन जो होता है, जैसे अगर उसको कहे कि एक पेड़ है, पेड़ से अगर कुछ लकड़ी गिरा, कुछ फल गिरा, तो नीचे से हम अगर उठा के लेके आए सब कुछ, तो वो ये अर्जन, आपने उस चीज़ को अर्जन किया। परंतु अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ अगर सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप उस पेड़ से अगर आप कुछ फल को तोड़ के लाना चाह रहे हैं, फल को खाना चाह रहे हैं, तो उस पेड़ से जो फल है उसे तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस लगाना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है एक बार में हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको आइडिया कुछ करना होगा कि पेड़ का फल जो है ऊपर में है, लेकिन आपको नीचे से ऊपर के फल को कैसे तोड़ेंगे। तो ये सारा चीज़ है। तो ठीक इसी प्रकार से जो लैंग्वेज है, आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, आपका एक रीजनल लैंग्वेज होता है, तो उस भाषा को सीखने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके जो सामने लोग होते हैं, वो लोग जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा को आप जल्दी मतलब एक्विजिशन कर लेते हैं, मतलब अर्जन कर लेते हैं। उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ता है कि हाँ इसको सीखेंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है कि हाँ ए को ऐसा लिखा जाता, बी को ऐसा लिखा जाता, अ को ऐसे लिखा जाता, ठीक है। उन चीज़ को आपको डेली प्रैक्टिस करना होता है। 1 को कितना बार लिखना होता है, तभी जाके हमारा जो लेखन का कौशल है, बोलने की कौशल है, ये सारा चीज़ प्रैक्टिस से बढ़ता है, ठीक है। तो यही होता है कि यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में भी और भी अनुकरणीय हो जाता है। इंद्रियों का प्रशिक्षण। अब 10वां पॉइंट क्या है, इसमें 10वां पॉइंट है और साथ में ये अंतिम भी है, ठीक है। तो अंतिम क्या है हम लोग देखेंगे। अंतिम है इंद्रियों का प्रशिक्षण, ठीक है। इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी मॉन्टेसरी और फ्रोवेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। कौन कौन? मॉन्टेसरी और फ्रोवेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है। हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग, डोर टू नॉलेज भी बताया गया है। ज्ञान के प्रवेश मार्ग किसे बताया गया है? यही 5 इंद्रियों को, चक,
मतलब चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, वही है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा को ज्ञान के प्रवेश मार्ग यानी डोर टू नॉलेज भी बताया गया है। याद रखिएगा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों को ही ज्ञान के प्रवेश मार्ग बताया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग अब आगे देखेंगे, आपको दिख नहीं रहा लेकिन हम बता रहे हैं कि श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। आपको जो भी श्रव्य दृश्य उपकरण यानी जो ऑडियो विजुअल जो मटेरियल होता है, ऑडियो विजुअल जो उपकरण होता है, इसीलिए इसी उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, और आज यहीं पर हम लोग इस क्लास को अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत है जो टीचिंग प्रिंसिपल्स है इसके बारे में। और अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।